हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका एनके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज अपना रहेगा डीएफसीसीएल जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का पेपर सेट करेंगे। पेपर सेट फर्स्ट है अपना। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार चालक में ईएमएफ कैसे उत्पन्न होता है। तो ईएमएफ को बताना कि किस प्रकार से उत्पन्न होता है। तो जब चुंबकीय सेक्टर में जब कोई चालक रोटेट करता है तो चुंबकीय फ्लक्स को काटता है, तो फलस्वरूप आपका ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो ये आपको देखना, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अपना सेकंड क्वेश्चन रहेगा, एक आपको डायग्राम दिया गया है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके अंदर आपको 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा, एक 5 ओम का, एक 4 ओम का, एक आर लगा हुआ है। तो अपन को क्या करना है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आर की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, ये आपका हो गया ब्रिज टाइप है, इक्विवेलेंट ये आपका। तो इसके अंदर आपका क्या होता है, 5 × 4 यानी 20 ओम होता है। वो होता है 20 ओम, इन दोनों के ऑपोजिट होते हैं, वो आपके इक्वल होते हैं। तो 10 × आर बराबर आपके हो गए 20। तो आर बराबर कितना हो गया, 2 ओम। ये मैंने क्वेश्चन करवा रखा है आपको। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। अब अपना 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, निष्क्रिय युक्तियाँ यानी पैसिव डिवाइस बताने हैं। तो पैसिव डिवाइस कौन कौन से हैं, एक तो होता है आपका ट्रांसफॉर्मर, एक होता है आपका रेजिस्टेंस, एक होता है आपका इंडक्टेंस, एक होता है आपका कैपेसिटेंस यानी कोयल और कैपेसिटर। तो ये क्या होती है, निष्क्रिय युक्तियाँ होती है। फिर अपना 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक आरएलसी श्रेणी परिपथ में जो कि अनुनादी आवृत्ति के नीचे नीचे क्या करता है, नीचे जो कि अनुनादी आवर्ती यानी फ्रिक्वेंसी के नीचे क्या होती है, वो होती है आपकी धारा यानी करंट होती है। तो वो क्या करती है, ये करती है आपकी लीड द अप्लाई वोल्टेज यानी आपूर्ति वोल्टेज से आगे चलती है जब अनुनादी आरएलसी श्रेणी के अंदर धारा की बात की जाए तो। फिर अपना 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, एक आपको डायग्राम दिया गया है, इसके अंदर आपको I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो I1 की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, वही किरचॉफ का केसीएल नियम लगाएंगे। किरचॉफ का केसीएल नियम क्या कहता है, आने वाली धाराओं का तथा जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो ये देखेंगे कि एक आपने इधर से मान ली 3 एम्पियर की करंट आ रही है, ये देख सर्किट में दिखाई दे रहा है 3 एम्पियर की करंट। और एक आपको यहाँ पे नोड के अंदर आपने करंट मान ली I1। तो नोड के अंदर करंट मान ली, तो ये आपकी 1 ओम के अंदर आपकी करंट हो गई I1 - 3। तो अपन जिस प्रकार से निकालेंगे I1 - 3 + 2I + 6 बराबर 0। तो 3I बराबर -3, I1 बराबर -1 एम्पियर आ जाएगी। ये किस प्रकार से आएगी मैंने आपको डिटेल से पढ़ा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। इंडक्शन मोटर मूल रूप से एक मोटर है। वो कौन सी मोटर होती है, वो होती है 2 फेज की मोटर यानी 2 फेज मोटर होती है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन इसमें आपको पावर दे रखी है 30 वाट, 300 वोल्ट डीसी शंट जनरेटर में क्रमशः आर्मेचर और फील्ड प्रतिरोध 0.5 ओम है और 100 ओम है, तो उत्पन्न ईएमएफ क्या होगा। तो ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा है, आपको पूछा है, मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी समझा रखा है। इसमें आपका फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है वो है आपका 100 ओम और उसके अंदर करंट है आपकी 3 एम्पियर और आर्मेचर का आपका रेजिस्टेंस है 0.05 ओम। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, अपन को ईएमएफ ज्ञात करना है। तो ईएमएफ कैसे ज्ञात करते हैं, ईएमएफ का सूत्र होता है आपका Eg बराबर V + IaRa यानी जनरेटेड ईएमएफ बराबर वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज प्लस आर्मेचर की करंट इनटू आर्मेचर का रेजिस्टेंस। तो पहले अपन को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, आर्मेचर के अंदर रेजिस्टेंस ज्ञात करना पड़ेगा, आर्मेचर की करंट ज्ञात करनी पड़ेगी। तो करंट किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, करंट ज्ञात करने के लिए अपन को पावर दे रखी है, पावर दे रखी है आपको 30 किलोवाट और अपन को वोल्टेज दे रखा है
300 वोल्ट, तो करंट निकल जाएगी आपकी 100 एम्पियर। तो 100 एम्पियर करंट हो गई, प्लस फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो करंट जा रही है 3 एम्पियर, तो उसको भी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी टोटल 103 एम्पियर आर्मेचर के अंदर करंट हो जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मतलब आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और सप्लाई वोल्टेज के साथ में जोड़ेंगे, तो इसका कुल वोल्टेज आ जाएगा आपका जनरेटेड वोल्टेज 305.15 वोल्ट। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है अपना, 3 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल किसको स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। तो 3 पॉइंट स्टार्टर को स्टार्ट करने, शंट और कंपाउंड मोटर है उसको स्टार्ट करने के लिए 3 पॉइंट का स्टार्टर इस्तेमाल किया जाता है, काम में लिया जाता है। स्टार्टर 4 प्रकार के होते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर जो कि शंट कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। एक होता है आपका 4 पॉइंट स्टार्टर जो कि शंट और कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। एक होता है आपका 2 पॉइंट स्टार्टर जो कि आपका सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। एक होता है आपका ड्रम टाइप स्टार्टर जो कि सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 9। 1200 आरपीएम पर, क्वेश्चन है अपना 1200 आरपीएम पर 4 पोल जनरेटर चल रहा है। इसके कोयल में उत्पन्न ईएमएफ की आवृत्ति और समय अवधि क्रमशः है। तो आप जानते होंगे P बराबर, एक सूत्र होता है F बराबर PN/120। तो N बराबर होगा 120 F इंटू P। यहाँ पे F है वो फ्रिक्वेंसी है, P पोलों की संख्या है, N आपकी घूर्णन गति है आरपीएम में। तो F बराबर PN/120 होता है। तो P का मान दे रखा, पोल दे रखे अपन को 4 दे रखे हैं और N आपको स्पीड दे रखी है 1200 आरपीएम। इसके अंदर आपको तो 4 गुणा 1200/120, तो ये आ जाएगी आपकी 40 हर्ट्ज इसकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। फिर T बराबर होता है 1/40, यानी 1/f होता है T, यानी टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल होता है 1/f। तो ये हो जाएगा 1/40 बराबर 0.25 सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एक डीसी शंट मोटर में टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में संबंध है। तो टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में कौन सा संबंध रहता है, वो रहता है आपका रेखीय, क्योंकि फाई स्थिर रहता है। फाई यानी फ्लक्स आपका स्थिर रहता है। आई बराबर आई समानुपाती होता है आपका आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका 1 मिली एम्पियर, यानी 1 मिली एम्पियर में परिवर्तित किया जाता है मीटर प्रतिरोध ओम है। तो शंट प्रतिरोध का मान कितना होगा। 1 मिली एम्पियर को 1 एम्पियर में परिवर्तित करने के लिए 1 मीटर प्रतिरोध 100 ओम है। तो शंट प्रतिरोध का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो देखते हैं। तो मीटर बराबर होता है आपका M बराबर होता है I यानी करंट अपॉन IM यानी मीटर की करंट। तो 1/1 गुणा 10⁻³ बराबर हो जाएगा आपका 1000। आपका यहाँ से वैल्यू आ गई। फिर RSH की मान ज्ञात करेंगे, यानी शंट का रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे। तो वो आ जाएगा आपका फॉर्मूला होता है RM/M-1। तो आपको RM की वैल्यू दे रखी है आपको 100 और आपका 100 आपके M की वैल्यू दे रखी है आपको 1000-1, यानी 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो 999 आ जाएगा। 100 में 999 का भाग देंगे तो आ जाएगा 0.1001 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है विद्युत डायनोमीटर को बड़े मात्रा में उपयोग, यानी इसको ये बताना है कि डायनोमीटर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो वो किया जाता है आपको वाट मीटर, यानी पावर को मापने के लिए किया जाता है। AC और DC दोनों पे कार्य करता है। ये ट्रू पावर पे
कार्य करता है और इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पे कार्य करता है, इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ऊर्जामापी में अवमंदन आघूर्ण निम्न में से कौन से माध्यम से प्रदान किया जाता है। तो वो किया जाता है आपका भंवर द्वारा प्रभाव यानी एडी करंट इफेक्ट से किया जाता है। सिंगल फेज एनर्जी मीटर ये करता है आपका पोटेंशियल कॉइल लोड के साथ में समांतर में जुड़ी होती है और पतले तार की बनी होती है और अधिक लपेटों की बनी होती है पीसी कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है सिंगल फेज 240 वोल्ट इंडक्शन वाट मीटर का मीटर स्थिरांक 400 चक्कर प्रति किलोवाट घंटा है। मीटर की गति 10 एम्पियर के वर्तमान के लिए 0.8 पावर फैक्टर पिछड़ापन होगा। तो ये ज्ञात करने के लिए अपन को देखना है पहले कौन कौन सी वैल्यू दी गई है। तो अपन को के की वैल्यू दी गई है, के की वैल्यू आपको 400 रिवोल्यूशन प्रति kWh, आई की वैल्यू दी गई है 10 एम्पियर, वी की वैल्यू दी गई है 240 वोल्ट और कोस पाई की पावर फैक्टर का मान दिया गया अपन को 0.8। तो अपनी पावर होगी P बराबर वी आई कोस पाई। तो इसके अंदर वैल्यू को रखेंगे तो अपना पावर आ जाएगी 1.92 आ जाएगी, ये आ जाएगी किलोवाट के अंदर आपकी पावर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर अपन निकालेंगे इसके अंदर अपन को क्या पूछा है, पिछड़ापन होगा यानी इसके अंदर आपको एन पूछा, आरपीएम पूछा है कितनी स्पीड होगी। तो के बराबर होता है एन बटे पी इंटू 1/60 यानी के बराबर इसके अंदर वैल्यू रखेंगे तो आपको एन बराबर हो जाएगा 400 गुणा 1.92/60। तो ये हो जाएगा 12.8 आरपीएम, ये मीटर की स्पीड आ जाएगी। फिर अपना 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देखो, यह एक धारा I बराबर आपका 10 + 10 sin t एम्पियर मूविंग आयरन एमीटर से गुजरती है तो इसकी रीडिंग होगी। तो IRMS बराबर होता है √100 + 1/200। तो ये आ जाएगा आपका √ के अंदर 150 एम्पियर, इसका वैल्यू आ जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा आपका, यदि एक ट्रांसमिशन लाइन के 3 चरणों के बीच अलगाव बढ़ जाता है यानी अलग आपका डिस्टेंस बढ़ जाता है तो क्या होगा। तो L समानुपाती D होता है, C समानुपाती 1/D होता है। तो प्रेरकत्व बढ़ेगा तथा धारिता आपकी घटेगी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है देखो, सर्किट ब्रेकर के मामले में सर्किट ब्रेकर का क्या आपका कौन सा सही है। तो वो आपका मेकिंग कैपेसिटी होती है इसकी 2.55 गुणा ब्रेकिंग कैपेसिटी, ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है सर्किट ब्रेकर का। फिर क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है देखो, लंबी ट्रांसमिशन लाइन प्रणाली के अंत में शंट रिएक्टर क्यों जोड़े जाते हैं। शंट रिएक्टर इसलिए जोड़े जाते हैं प्रकाश भार पर कैपेसिटिव चार्जिंग के कारण वोल्टेज वृद्धि को पूर्ति करने के लिए जोड़े जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है देखो, ट्रांसमिशन लाइन की आवृत्ति बढ़ाने पे क्या होगा। आवृत्ति बढ़ाने पे शंट धारिता कम हो जाएगी क्योंकि अक्षी समानुपाती 1/f होता है यानी कैपेसिटेंस की धारिता वो होती है आपकी समानुपाती किसके होती है 1/ आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, आर्थिक परिस्थिति के मामले में शक्ति पारेषण के लिए वोल्टेज होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हाई होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए, क्योंकि हानि समानुपाती होती है 1/v², आयतन भी समानुपाती होता है 1/v² के। तो इस प्रकार से होनी चाहिए।
फिर क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्या कहता है, निम्न में से क्या एक सुपर हीटर में प्रवेश करता है। तो सुपर हीटर में प्रवेश करता है आपका नमी युक्त स्टीम है, वो करती है आपकी सुपर हीटर में। फिर क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 22 है आपका 3 फेज पावर सिस्टम की रेटेड वोल्टेज होती है, तो वो होती है आपकी लाइन टू लाइन आरएमएस वोल्टेज होती है, यानी आरएमएस लाइन टू लाइन वोल्टेज ये होती है आपकी 3 फेज पावर सिस्टम की रेटेड वोल्टेज। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 23 है, एक उच्च वोल्टेज डीसी पारेशन लाइन की स्ट्रिंग दक्षता लगभग होती है, वो होती है आपकी 100% होती है डीसी पारेशन लाइन की। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, दो पोलों के बीच में सेग का समीकरण क्या है। सेग का सूत्र होता है आपका S बराबर WL²/8T, जहाँ पे आपका S बराबर होगा सेग, W बराबर होगा भार, L बराबर होगा इनके बीच की दूरी और T होगा आपका तनाव। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा, पन बिजली संयंत्रों का लाभ है, इसका है कम परिचालन कीमत होती है, जल्दी से प्रारंभ तथा लोड दिया जा सकता है, बेस लोड तथा पीक लोड में प्रयुक्त हो सकता है, तो ये सारे इसके लाभ हैं। फिर अपना रहेगा क्वेश्चन नंबर 26, एक अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, तो वो अर्धचालक का तो आपको पता ही है, नेगेटिव होता है, ऋणात्मक तापमान कोफिशिएंट होता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में आपको क्या करना है, दो नंबरों का जोड़ करना है, एडिशन करना है, जिसमें आपको दिया गया है 1AB 16 + 6 7B, इसकी बेस है आपका 16, तो इसका आपको योग करना है। तो योग किस प्रकार से करेंगे, योग को करने के लिए आपको करना पड़ेगा, एक बार इनके इक्वल लिखेंगे तो 8B बराबर हो जाएगा आपका, इनका योग हो जाएगा आपका 8 2 3, ये 16 हेक्साडेसिमल के अंदर आपको चेंज हो जाएगा, या तो आप डेसिमल के अंदर चेंज करके इनको योग कर लो, या आपका हेक्साडेसिमल के अंदर आपका सीधा योग कर लो, कि किस प्रकार से लिखते हैं कैरी वगैरह, ये मैंने आपको समझा रखा है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन लगभग 1 होता है, तो वो होता है आपका कॉमन बेस का करंट गेन लगभग 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ये है आपका एक्स नोर गेट का आउटपुट 1 के लिए कौन सा इनपुट संयोजन सही है, तो वो है आपका A बराबर 0 B बराबर 0। कब होगा, जब A बराबर B Y बराबर 1 होगा और A इक्वल नॉट B Y बराबर 0 होगा, तब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो, यदि कोई भी एक निवेश 1 हो तो कौन सा लॉजिक गेट 0 आउटपुट उत्पन्न करेगा, तो वो उत्पन्न करेगा आपका नोर गेट। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 31, एक सिलिकॉन नियंत्रित यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के फॉरवर्ड अवरोधन क्षेत्र यानी फॉरवर्ड के अंदर आपकी SCR का क्या होगा, वो होगा फॉरवर्ड के अंदर होगा आपका ऑफ स्टेट के अंदर, जब फॉरवर्ड मोड होगा ना, वो होगा आपका कौन सा मोड होगा, वो होगा फॉरवर्ड ऑफ स्टेट मोड होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, उच्च आवर्ती इन्वर्जन सर्किट में स्नेबर सर्किट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है आपका dV/dt प्रोटेक्शन के लिए,
स्नेबर सर्किट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक शक्ति उपकरण करंट ट्रिगरिंग डिवाइस नहीं है? तो वो है आपका मॉसफेट नहीं है। चॉपर क्या बदलता है? मैंने आपको पढ़ा रखा है। चॉपर बदलता है आपको डीसी टू वेरिएबल डीसी या डीसी टू डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। यदि किसी एससीआर रेक्टिफायर में फायरिंग कोण कम हो जाता है तो आउटपुट आपका बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 36। एक चार चतुर्थांश ऑपरेशन के लिए चाहिए क्या चाहिए? दो पूर्ण कन्वर्टर बैक टू बैक जुड़े होने चाहिए। ड्यूल कन्वर्टर आपका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। डीसी मोटरों में आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण का परिणाम क्या होता है? वो होता है आपका कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव यानी स्थिर टॉर्क ड्राइव होता है। वो होता है आपका डीसी मोटरों का। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? पोर्टेबल ड्रिल में उपयोग की जाने वाली इलेक्ट्रिक मोटर वो होती है आपकी यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक मोटर, सब जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किसके लिए डायनेमिक ब्रेकिंग का उपयोग किया जाता है? तो डायनेमिक ब्रेकिंग का उपयोग शंट श्रेणी कंपाउंड तीनों मोटरों के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40। बैटरी चार्जिंग के लिए कौन सी मशीन प्रयुक्त की जाती है? तो वो किया जाता है आपका डीसी शंट जनरेटर आपका बैटरी चार्जिंग के लिए काम में लिया जाता है। ये आप जानते ही होंगे। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 41 यानी धनात्मक फीडबैक के साथ ट्रांसफर फंक्शन दिया जाता है। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? धनात्मक के लिए मैंने आपको बता रखा है कंट्रोल सिस्टम के अंदर। तो वो होता है आपका सी एस अपॉन आर एस बराबर जी एस अपॉन 1 माइनस जी एस एच एस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 42। स्थानांतरण फंक्शन प्राप्त करने की विधि ब्लॉक आरेख विधि या सिग्नल फ्लो ग्राफ ये होती है आपकी स्थानांतरण फंक्शन की विधि। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 43 है नियंत्रण प्रणाली में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला इनपुट सिग्नल वो होता है आपका स्टेप फंक्शन। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 44 रहेगा 1/s-4 का इनवर्स लाप्लांस क्या होगा? तो वो होगा आपका e की घात प्लस के 4t। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 45 रहेगा। इसमें आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा तो इसके अंदर किसकी वैल्यू याद करनी है? V0 अपॉन VIS की आपकी वैल्यू याद करनी है। तो इसके अंदर आपका एक इंडक्टर लगा है, पैरेलल के अंदर आपका रेजिस्टेंस लगा है। तो इसको ज्ञात करने के लिए मैंने आपको समझा रखा है VIS बराबर IS R प्लस SL और V0 बराबर होगा IS और R जुड़ा है तो R हो जाएगा। फिर उन दोनों को अपॉन में लिखेंगे, इन दोनों को एक दूसरे के अंदर भाग देंगे यानी समीकरण 2 का एक के अंदर भाग देंगे तो ये वैल्यू आएगी R अपॉन R प्लस SL। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? इसके अंदर आपको एक डायग्राम दिखा रखा है जो कि कंट्रोल सिस्टम के अंदर आपका ट्रांसफर फंक्शन का है। तो कुछ आपके इसके अंदर फंक्शन वगैरह लगे हैं, फीडबैक पाथ लगा है, फॉरवर्ड पाथ लगे हैं। तो इसका इक्वेशन लिखनी है तो सी एस अपॉन आर एस लिखना है। तो सी एस अपॉन आर एस बराबर होगा फॉरवर्ड पाथ है आपका G1 G2 है तो G1 G2 अपॉन 1 माइनस G1 G2 H। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 47। दी गई प्रणाली सी एस अपॉन आर एस बराबर 1 अपॉन एस प्लस 1 एस प्लस 2 ये स्टेबल है या नॉन स्टेबल है? तो ये बताना आपको अनस्टेबल या अनस्टेबल या मार्जिनली स्टेबल है। तो ये आपका स्टेबल है क्योंकि ये वैल्यू आएगी आपकी माइनस के अंदर आएगी ग्राफ के अंदर।
एस बराबर माइनस का 1, एस बराबर माइनस का 2 आएगा। तो ये हो गई आपकी स्टेबल वैल्यू। फिर आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, देखो ध्यान से। ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है जीएस बराबर 1 प्लस 2s अपॉन 4s प्लस 1 के लिए पोल और जीरो की स्थिति बतानी है अपन को। तो किस प्रकार से बताएंगे, देखो। तो पहले आपका जानना है कि पोल कौन सा होता है। पोल होता है वो होता है आपका नीचे की साइड, जीरो होता है वो आता है आपका ऊपर की साइड, यानी ऊपर जीरो। और जो हर के यानी जो अंश बटे हर होता है ना, तो अंश के अंदर आता है आपका जीरो और हर के अंदर आता है आपका पोल। तो इसके पहला समीकरण सोल्व करेंगे। 1 प्लस 2s बराबर 0, 2s बराबर -1, s बराबर हो जाएगा आपका 0.5। तो जीरो आ जाएगा आपका, माइनस का 0.5 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका जीरो की वैल्यू। और पोल कितने हो गए, 4s प्लस 1 बराबर 0, 4s बराबर -1, s बराबर माइनस का 1/4। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 0.25 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो पोल और जीरो की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 0.25 और माइनस का 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 49। ट्रैफिक लाइट यानी ट्रैफिक लाइट ये कौन सा सिस्टम का उदाहरण है, यानी ओपन लूप का है या क्लोज लूप का। तो ये आपका होता है ट्रैफिक लाइट, मैंने पढ़ा रखी है आपको, ये आपका ओपन लूप सिस्टम का उदाहरण है। फिर बताना है कि ओपन लूप सिस्टम का लाभ क्या है। ओपन लूप सिस्टम आपका सरल और किफायती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ रैंप सिग्नल इज, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताना है रैंप सिग्नल का। तो वो होता है 1/s²। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेमोरी वाला सिस्टम जो इनपुट के भविष्य के मूल्यों का अनुमान लगाता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं आपका भविष्य के मूल्य, भविष्य पे जो डिपेंड करता है वो होता है आपका नॉन कोजल सिस्टम, यानी गैर करणीय प्रणाली इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर। फिर आपका होता है क्वेश्चन नंबर 53। एक प्रणाली को डायनेमिक कहा जाता है यदि सिस्टम का आउटपुट निर्भर करता है। सिस्टम का आउटपुट जब पास्ट पर निर्भर करता है तो इसे डायनेमिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, जो कि मैंने आपको एज इट इज करा रखा है नोट्स के अंदर आपके। यदि xt इंटू h1t प्लस h2t इक्वल x ऑफ t इंटू एच टी प्लस एक्स टी इंटू एच टी, तो ये क्या, ये कौन सी आपकी कौन सा गुण है, यानी कौन सा नियम है। तो मैंने आपको लिखा रखा है डिस्ट्रीब्यूटिव है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर आपका एक दो अक्स टी दे रखा है, तो एक बार h1 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर एक बार h2 के अंदर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, देखो। एक समय अपरिवर्तनीय प्रणाली एक प्रणाली है जिसका आउटपुट होता है वो होता है आपका इनपुट से देरी के साथ समान रहता है। ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 56। चित्र में दर्शाए गए सिग्नल किस प्रकार का है। तो चित्र में दिखाया गया सिग्नल है वो है आपका सिमेट्रिकल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, यानी समतित सतत समय संकेत इसको हिंदी के अंदर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 57 नंबर का क्वेश्चन है आपका। क्या कहता है, ये कहता है स्टेप फंक्शन ut समय t के संबंध में क्या अभिन्न अंग है। तो वो होता है आपका डेल t बराबर d/d ut, यानी आपका आप इस स्टेप फंक्शन किसके साथ में होता है, ये होता है आपका डेल टी, यानी इम्पल्स फंक्शन का आपका
क्या करते हैं, समाकल मैंने आपको समझा रखा है ना, ट्रांसफर फंक्शन वगैरह करते हैं। ut बराबर होता है आपका डेल टी अपॉन डी टी। तो ये होता है आपका इम्पल्स फंक्शन के साथ में अभिनय अंग होता है, वो होता है आपका स्टेप फंक्शन। फिर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 58। यूनिट स्टेप सिग्नल है वे ये क्या है, पावर सिग्नल है, मैंने आपको पढ़ा रखा है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसाइन फंक्शन एक है। कोसाइन फंक्शन क्या है, इवन सिग्नल है। और साइनोसॉइडल फंक्शन क्या है, वो है आपका ऑड सिग्नल। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों क्वेश्चन इसमें से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ही है। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका 60 नंबर का। एक सिग्नल एक ऊर्जा सिग्नल है यदि सिग्नल की औसत ऊर्जा किसके बराबर है, तो वो होती है आपकी फाइनाइट यानी सीमित। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स में एज इट इज़ आपको करा रखे हैं, तभी आपको समझ में आएंगे जब आपने अच्छे से नोट्स बनाए हैं या आपने पढ़ा है तभी जाके, क्योंकि क्वेश्चन इनमें से आपको डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए।